ओके, देखो ये साइंस का चैप्टर 1 है, केमिस्ट्री। उसमें से ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर से क्या समझते हो पहले ये बताओ। जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके। और मैटर किससे मिलके बना होता है ये भी बता दो। वेरी गुड, एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। व्याख्या कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछना, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। मैं बोल सकता हूँ ये पार्टिकल से भी मिलके बना होता है। पार्टिकल्स आइदर वो मॉलिक्यूल का हो या फिर एटम का, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ हाँ बोलो। ओके ओके, हाँ हाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ। एम आई ऑडिबल राइट नाउ? हेलो, ओके ठीक है। देखो जो फर्स्ट चैप्टर है ये मैटर्स इन आवर सराउंडिंग है, ठीक है। तो पहले ये बताओ व्याख्या और वाणी, मैटर क्या होता है? ओके, समथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस। वेरी गुड। ओके, जो मैटर, हाँ पार्टिकल भी कह सकते हो, वेरी गुड। पार्टिकल भी कह सकते हो, लेकिन किसका? ये जो पार्टिकल होता है एटम, एटम का होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है। मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल होता है, ओके। तो मैटर तो आप समझ गए। और सराउंडिंग क्या होता है? जो भी आपके आसपास में एरिया है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसमें जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ना, वो कुछ स्पेस लेता है या फिर कुछ उसका कुछ वॉल्यूम होता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जो मैटर होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, एक छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ओके ठीक है। A large variety of things with different shape, size and textures, everything in this universe is made up of material which the scientist named matter. देखो इस वर्ल्ड में जो भी चीज, यूनिवर्स में जो भी चीजें अवेलेबल है वो डिफरेंट साइज की हो सकती है, शेप हो सकती है। एक देखो पेन है या फिर बुक है, तो इनका साइज और जो शेप है ये दोनों अलग है, टेक्सचर्स भी अलग है ना। और जितने भी चीजें अवेलेबल है वो सारे क्या है? मैटर्स है। The air we breathe, the food we eat, stones, cloud, star, planet, plant or animals, even a drop of water or a particle of sand, each thing is matter. Okay? इवन एक जो ड्रॉप ऑफ वाटर जो होता है ये भी आपका मैटर है, क्योंकि जो आपका जो वाटर भी होता है ये भी मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, ओके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। पहले एक मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एलिमेंट्स का कितना तक याद है ये बता दो। 20 तक। आप बताओ व्याख्या। हेलो, ये बताओ कि बानी आप भी बताओ कि आपने कितना तक मेमोराइज कर रखा है? जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हो गया, मास हो गया, है ना, तो वो कितना तक कर रखा है कवर, ये बताओ। अच्छा पहली बार नाम सुना है, ओके। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले सुन रखा है? ओके सुना हुआ है। देखो थोड़ा ना ये स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। देखो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हो गया, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स है ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल एलिमेंट्स, ओके। तो इनका कुछ नाम होता है, इनका कुछ नेम होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, एम आई ऑडिबल? हाँ 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 बोलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। अब देखो मैं, एक मिनट विष्णु, एक मिनट व्याख्या, एम आई ऑडिबल? ओके देखो जो भी एलिमेंट्स होता है आपके पास, जो भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, केमिकल एलिमेंट्स के बारे में, तो उसका कुछ अपना एक नाम होता है, उसका कुछ अपना नियम होता है। जैसे आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रखा है आपने, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रखा है, तो इसका कुछ एटॉमिक नंबर होता है, कुछ एटॉमिक नंबर होता है, ओके। पर्टिकुलर एलिमेंट्स का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास भी होता है, एटॉमिक मास भी होता है, ओके। एटॉमिक एटम्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो अभी आपने बताया है, तो वही एटॉमिक हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड आपके पास इसका एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है, ओके। जैसे मैं ऑक्सीजन का बता दूं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका एटॉमिक मास जो है ये 16 हो जाएगा। जो नंबर्स, नंबर क्या हो गया, जैसे आप नंबर में पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6,
सीरियल वाइज है, ये सीरियल वाइज ये अरेंज किए होते हैं। वैसे ही आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है। तो ये डिफरेंट जो आप केमिकल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, इनका एक अपना नेमिंग होता है, और नेमिंग के पढ़ने के बाद इसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ओके, हाँ कभी नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लेंगे। ओके, है ना, क्योंकि आप अगर केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, नेक्स्ट या नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपसे वो वेट क्या, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो जो करा है नहीं करा है कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं नए से कर रहे हैं, जो भी होगा न्यू होगा, न्यू होगा या ओल्ड होगा, या जो भी नॉलेज आपके पास है नहीं है कोई बात नहीं, उसे हम फिर से थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे। ओके, तो मैंने इसके बारे में क्या भेज देंगे, हाँ मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, हाँ मैं भेज दूंगा, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से देख लेना। तो ऐसे ही इनका क्या होता है, एक तो एलिमेंट्स का नेम हो गया, एक इनका एटॉमिक नंबर हो गया, और एक एटॉमिक मास हो गया, है ना। तो जब आप कोई भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे तो उनका आपको एटॉमिक नंबर भी मालूम होना चाहिए और एटॉमिक मास भी मालूम होना चाहिए। अप्रॉक्स आपके पास नहीं तो 126 118 के आसपास आपके पास एलिमेंट होता है, और भी नए जितने भी रिसर्च होते जाते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स आते हैं तो वो यहाँ पे और भी एड ऑन किया जाता है। ओके, न्यू एलिमेंट्स भी बहुत सारे भी ऐड होते रहते हैं, तो ये इनका जो नंबर है ये इंक्रीज करता जाता है। ओके, एनी डाउट, व्याख्या समझ आया? ओके, जैसे देख लो, इसे मैं थोड़ा और भी अच्छे से वो करता हूँ। देखो जैसे आप पढ़ते हो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हो, तो आपको ये तो पता है कि इसमें कार्बन भी अवेलेबल है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है ना। और डाई का मतलब क्या होता है, अगर मोनो है तो उसका मीनिंग होता है सिंगल, वन, डाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो ऑक्सीजन का जो एलिमेंट्स का जो वो है मास है, मैं ये दो इसका पार्ट यूज करूंगा, और जो कार्बन है इसका मैं सिंगल यूज करूंगा। तो इसमें मैं कार्बन भी यूज कर रहा हूँ और ऑक्सीजन भी यूज कर रहा हूँ। ऑक्सीजन का अगर जब आप इसका डाई वाला वर्जन यूज करोगे तो ये कार्बन, ये ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है। ओके, ऐसे ये एलिमेंट से मिलके बना होता है, आप इनका क्या कर सकते हो, कंपाउंड भी बना सकते हो। तो इसे जैसे जैसे ये चैप्टर में आएगा और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्लाइड पे मूव करते हैं। हाँ जी पूछिए। हाँ हाँ प्लस हो जाता है वो, जब आप नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक 2 या 3 चैप्टर करोगे तो उसमें वो भी फाइंड आउट करना मैं सिखाऊंगा वो कैसे होता है। ओके, ठीक है, अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या है। ये समझ में आया कि जो भी आपके पास जो यूनिवर्स पे अवेलेबल है, जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो आपका काम क्या है कि आप जो भी मैटर होगा तो उसके लिए कंडीशन है कि उसके पास एक मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए, दैट्स इट। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है ये बता दो, वॉल्यूम क्या होता है ये बता दो, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट भी बता देना, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, देखो वाणी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जो डाउट हो उसे डाउट को पूछो, है ना। जितना डाउट पूछोगे उतना वो बेनिफिशियल होगा। व्याख्या ये समझ आया ये बताओ? हेलो, ओके, ये बताइए कि जो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट समझते हो, एसआई यूनिट क्या होता है? वेरी गुड, मीटर क्यूब भी हो सकता है। ओके, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है क्या, ये बताओ जी, है ना। ओके, तो आपके पास अगर मान लो एक एरिया आपके पास अवेलेबल है, अगर मैं बोलता हूं आपसे कि डेंसिटी मुझे फाइंड आउट करके बताओ, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है ये भी बता दो। डेंसिटी, अरे वो ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ हाँ हाँ, तो अगर मान लो ये एरिया आपके पास अवेलेबल है, ओके, ये एरिया आपके पास अवेलेबल है, और यहाँ पे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी अवेलेबल है। ओके, तो ये कितना डेंस है इस पे डिपेंड करता है कि आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना अवेलेबल है एक मैटर में, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो ये मैटर है ये कितना डेंस है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड, हाँ इसके न्यूमेरिकल्स नहीं बहुत कम होंगे, स्लाइटली एक दो केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने वाला, ऐसा होगा, बहुत इजी होगा। ओके, तो ये बहुत इजी होगा, टेंशन मत लो।
तो आपका जो डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आपके पास अवेलेबल है इन पर्टिकुलर एरिया, कितने एरिया में आपका कितना पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो उस पर ही हमारा डेंसिटी डिपेंड करता है। समझ आया? हेलो? Okay, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, that is volume and mass. जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उनके पास वो वॉल्यूम भी होगा उनका और कुछ मास भी होगा। अब देखो मास किस चीज पे डिपेंड करेगा ये बताओ। जो मास है आप कहते हो, वॉल्यूम तो है, ठीक है, ये समझ आ गया, वॉल्यूम तो समझ आ गया। मास क्या होता है ये बता दो। ये बताओ, मास अभी हमने एक टर्म डिस्कस किया है, मास क्या होता है ये बताओ। देखो ये बता रहा हूँ, मास क्या होता है, जैसे आपके पास एक पेन अवेलेबल है, ओके, एक पेन ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब ये पेन अपने स्टैटिक पोजीशन में, हाँ क्वांटिटी, हाँ ठीक है बोल सकते हो। देखो ये आपके पास एक पेन अवेलेबल है और अगर ये टेबल पे एक अवेलेबल है तो ये तो रेस्ट पोजीशन में है, स्टैटिक पोजीशन में है, ओके। अब मुझे इसे डिस्प्लेस करने के लिए, इसे इसका पोजीशन चेंज करने के लिए, इसे अपने पॉकेट में डालने के लिए मुझे तो इस पे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जब मैं कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा तभी तो मैं पेन को कैरी कर सकता हूँ, है ना। कुछ फोर्स होगा, पहले ये टेबल पे रखा हुआ था, पहले ये स्टैटिक में था, फिर ये रेस्ट में था। उसके बाद जैसे ही ये, अब देखो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, जब आप जीरो कंडीशन पे हो, ना आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, ना आप पे कुछ वर्क अप्लाई हो रहा है, तो आप वहां पे क्या कहते हो, इस वाले कंडीशन को रेस्ट कहते हो, ओके, इस वाले कंडीशन को रेस्ट कहते हो। जैसे ही आपने पेन को उठा के लिखना यूज कर लिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो मास है ये डिपेंड करता है कि आपने फोर्स, आपका मास डिपेंड करे कितना मास है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फोर्स अप्लाई करोगे, ओके। बानी समझ आ रहा है? डेफिनेशन मत देखो, डेफिनेशन बिल्कुल मत देखो अभी, बस समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। डेफिनेशन में एक डिटेल वे में सारा डेफिनेशन एक समय सारा कुछ लिख के मैं सेंड कर दूंगा, ओके। ये समझ आया? ये वाला समझ में आया बताओ? ओके, अब वानी आप बताओ मैटर होता क्या है? नहीं, जो मैटर है आपका कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल से, कंसिस्ट होता है पार्टिकल से मिलके बना होता है। और पार्टिकल में क्या आप अज्यूम करोगे, ये आपका एटम है और ये आपका मॉलिक्यूल है। अब मैं बता दूं, जो आपका एटम होता है इसका साइज क्या होता है, 10⁻⁹। ये इतना छोटा होता है, इतना टाइनी होता है कि आप इसे नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हो। जो एटम का साइज होता है ये इतना टाइनी होता है कि आप इसे नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हो, है ना। इसका शेप जो होता है, साइज होता है, बहुत छोटा होता है, ओके, ठीक है। ये इनसे मिलकर बना होता है और ये आपका मैटर है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। व्याख्या समझ आया? एनी डाउट? Okay, since early times human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements। पंच तत्व बहुत सुन रखा होगा, जिसमें क्या होता है, ये जो हमारे जो अर्लियर फिलोसफर्स थे जो थे, वो क्या कहते थे कि जो आपका मैटर है ये 5 चीजों से मिलके बना होता है। एक तो एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया एंड वाटर हो गया। इन चीजों के इनने क्या किया, ये जो है इनसे मिलकर आपका मैटर बना होता है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो भी आपके पास नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो भी अवेलेबल था एनवायरमेंट में, वो क्या था, मैटर था, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved 2 types of classification of matter based on physical properties and chemical natures। बताओ विष्णु, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा ये बताओ। नो, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन ऑफ द मैटर, ओके। आप, हाँ नहीं, पहले आप दोनों फिजिकल बोल गए थे, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ आया बानी? जो अगर साइज के पैरामीटर को ले रहे हो और शेप ले रहे हो पैरामीटर का, अगर इनके बीच में आप कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हो, तो ये आपका जो होगा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा ऑफ मैटर। ये होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर यहाँ पे आपका कंपोजिशन आ गया, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन आ जाएगा, अगर इन पे आप इन्हें क्लासिफाई कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा केमिकल
केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज। वानी समझ आया? कोई डाउट है पूछो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बताओ कहाँ नहीं समझ में आया। ओके, हाँ ठीक है। व्याख्या आपको समझ में आया? हेलो, ओके। ये बताओ मैटर क्या होता है? हेलो, हाँ बताओ मैटर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ये आपका मैटर बना होता है। और पार्टिकल्स क्या हो सकता है? आइदर ये एटम हो जाएगा या मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। और मैटर क्या हो जाएगा? एक दो एग्जांपल दो जो आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। ओके, वेरी गुड। और भी कुछ एग्जांपल? वेरी गुड, ये आपका मैटर का एग्जांपल है। ठीक है। और जो हम क्लासिफाई करेंगे, आपने भी मैटर पढ़ लिया। ओके, अब मैटर को हम डिफरेंट मेथड के थ्रू हम इसे क्लासिफाई करेंगे। तो एक तो आपका होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, और एक आपका होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो भी आप करोगे, ये मैटर का डिपेंड करेगा, इसका साइज क्या है, शेप क्या है, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पे गए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन, और किन चीजों से मिलके वो बन रहा है। ओके, तो ये आपका कंपोजिशन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि मैटर किस किस केमिकल चीजों से मिलके बना हुआ है, किनका कंपोजिशन क्या है। ओके, ठीक है। अब देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का, ये समझते हैं। Matter is made up of a particles. For a long time, two schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? Okay? देखो दो स्कूल के बीच में क्या था कि मतलब एक तो कह रहे थे कि हमारा जो वुडन का जो ब्लॉक होता है उससे हम मैटर को अज्यूम करेंगे, और जो दूसरा था वो क्या कह रहा था कि जो सैंड का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है इनको मैटर्स को लेते हैं। तो देखो इसके लिए क्या एक्टिविटी है, टेक ए 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। देखो मैं एक सिंपल सा इसका एग्जांपल एक करा देता हूँ, ध्यान से ये समझना। ओके, देखो मेरे पास ये बीकर अवेलेबल है। ओके, ये 3 बीकर मैं ये एक एक्टिविटी करके बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ये मान लो ये 100 ml का ये बीकर है। ओके, ये 100 ml का बीकर है, मैंने 50 ml तक क्या किया है, वाटर को फिल कर दिया है। 50 ml तक वाटर को फिल कर दिया है। ओके, मतलब वाटर का जो लेवल होगा ये यहाँ तक होगा, है ना। जहां पे भी कोई डाउट होगा पूछना। ये जो वाटर है ये वाटर का सॉल्यूशन है। मैंने क्या किया कि अब इस वाटर में मैंने NaCl को ऐड कर दिया। मतलब जो भी आपका जो आयोडीन होता है, आयोडीन को हम इसका जो केमिकल नेम होता है ये NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। इसके बारे में पढ़ोगे, सोडियम के बारे में, क्लोराइड के बारे में पढ़ोगे। तो जो आयोडीन आपका होता है वो NaCl होता है और ये इनसे मिलके बना होता है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो दूसरा वाला जो बीकर है, जो पहला वाला बीकर था, अब दूसरे वाले बीकर में मैं क्या करूंगा, वाटर के साथ NaCl को भी मैंने ऐड कर दिया। वाटर के साथ मैंने NaCl को भी ऐड कर दिया, और इसका भी जो है, हाँ जी, कॉमन सॉल्ट। ओके, क्योंकि आयोडीन का एक अपना केमिकल वो नेम भी होता है, आयोडीन होता है, आयोडाइड भी होता है, आयोडाइड भी होता है। ओके, अब वो NaCl वो मतलब नमक ही होता है ना, सिंपल कॉमन सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ये घर में यूज करते हो। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो जाता है कि आप किसी भी चीज को और भी कितना इजीली ये समझ सकते हो, क्योंकि आप नमक डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, है ना। तो इसलिए वो बताते हैं कॉमन सॉल्ट। ओके, ऐसे इसका आयोडीन का केमिकल नेम भी होता है जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोडीन होता है, आयोडाइड होता है ना। ठीक है, अब देखो इस एक्टिविटी में मैंने क्या किया, इस वाले बीकर में मैंने NaCl को ऐड कर दिया, NaCl को ऐड कर दिया। लेकिन अब आपका जो थर्ड बीकर होगा, जब मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैंने इसे स्टर कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, शेक कर दिया दोनों को, वाटर को और NaCl को। तो आपके पास जो अब जो न्यू सॉल्यूशन आया वो 50 ml का, अभी भी इसके पास जो है 50 ml ये इसका क्वांटिटी। तो बताओ जो भी हमने NaCl यूज किया है वो कहाँ गया, जो भी हमने NaCl यूज किया वो कहाँ गया, पानी बताओ। हाँ,
डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व कैसे हो गया ये बताओ। ओके ठीक है, देखो जो भी आपने NaCl, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके देखो जो भी आपके पास जो मैटर्स होते हैं ना, तो उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, कुछ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ओके, तो जो भी आपका जो वाटर का जो पार्टिकल था, जो भी आपके पास वाटर का पार्टिकल था, वाटर के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस था। तो जब मैंने NaCl को उसमें मिक्स किया, तो जो NaCl का पार्टिकल जो था वो अब क्या हो गया, जो आपका वाटर का पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था उसमें जाके वो बैठ गया। अब वो बैठ गया, मिक्स हो गया, तो उनका जो फ्री स्पेस जो था, उनके बीच में जो स्पेस जो था वो क्या हो गया, फिल कर गया विथ NaCl। इसीलिए जो आपका जो ये जो सॉल्यूशन का क्वांटिटी है, जो फाइनल सॉल्यूशन का क्वांटिटी है, ये अभी भी 50 ml ही है इंस्टेड ऑफ 60 ml, 100 ml एंड सो ऑन। ओके, तो अभी भी क्या हुआ कि जो भी आपका वाटर का पार्टिकल्स था उसमें क्या हो गया, ये डिसॉल्व हो गया आपका NaCl, उसके बीच में जो स्पेस था उस स्पेस में जाके ये क्या कर गया, अपना अपना वहां पे अपना स्पेस वो कर लिया, फिल कर दिया। ओके, ये समझ आया व्याख्या। हेलो, अरे मैं बताऊंगा जब आप सॉलिड पढ़ोगे ना, लिक्विड पढ़ोगे और गैस पढ़ोगे, तो इनके बीच में भी, वाटर के बीच में भी इनका एक स्पेस होता है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैंने नहीं बताया, जैसे अभी H2O हो गया, तो इनका भी H और O, इनका भी तो पार्टिकल्स होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो इनके बीच में जो होता है स्पेस होता है, इन स्पेस के बीच में जाके क्या होता है, NaCl यहाँ पे इस स्पेस को फिल कर देता है, भर देता है। ओके, जब और भी इसे डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में, तो और भी अच्छे से ये क्लियर होगा पॉइंट। व्याख्या कोई डाउट है? ओके, तो बस जो वाला एक्टिविटी अभी हमने करा है वही वाला एक्टिविटी है। 3 बीकर्स हमने लिए हैं, इसमें हमने वाटर लिया, इस बाद सॉल्ट को ऐड कर दिया, और सॉल्ट को ऐड करने के बाद मैंने इसे शेक किया। शेक करने के बाद जो भी आपके पास जो अवेलेबल होगा, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ये भी उतना ही होगा जो प्रीवियस आपने 50 ml यूज किया था, अभी भी क्वांटिटी 50 ml ही होगा। ओके ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखो जो भी पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा है, अब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब क्या है कि जो आपका जो भी पार्टिकल्स होता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो भी आपका मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। ओके, मैं पार्टिकल से मिलके बना होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं मैटर्स के अंदर। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास ये दो पार्टिकल्स है, तो इनके दो के बीच में जो स्पेस है, इसे आप बोलते हो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इसे लिख लेना, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, कोई भी आप पार्टिकल्स ले लो, इन पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई स्पेस आपका अवेलेबल है, तो आप उसे बोलते हो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ओके, और जैसे ही इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ओके, देखो जो भी नया टर्म आ रहा है, आइदर वो फोर्स हो, देखो स्पेस तो समझ आ गया होगा, स्पेस तो जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन जो भी फोर्स है इसे हम और अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम और भी प्रीवियसली फर्दर हम और भी देखेंगे। ये समझ आया बताओ, ये समझ आया? ओके, बानी आपको समझ आया? आप जानते हो कि मैटर्स पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, तो उस गैप को हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। और इन गैप के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वर्क करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, उसे हम बोलते हैं। इंटर क्या हो गया, मिडिल में। हाँ, क्या बोले, क्या फिर से? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है ये नील है। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है नील है। हाँ हाँ, ये प्रैक्टिकली, ये थ्योरेटिकली पढ़ने के लायक ही ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है आपका कुछ ना कुछ, थोड़ा सा भी स्लाइटली, तो आपके पास कुछ ना कुछ गैप होता ही होता है। ओके, बस हाँ, वुड में भी होता है, वुड में भी होता है, लेकिन वुड का जो है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस थोड़ा सा
स्ट्रांग होता है, इनके बीच में जो गैप है ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। हाँ ठीक है, समझ आया? ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी आपने मैटर्स के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, अच्छा नाउ एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, ओके। We saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got, देखो पोटेशियम परमैंगनेट एक न्यू टर्म्स आ गया, तो इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना, साइड में लिख लेना KMnO4। ओके, ये लिख लिया। Similarly, when we make tea, coffee and or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into space between particle of other। अब मैंने अभी क्या बताया था, जल्दी से बताओ। मैंने अभी जो एक एक्टिविटी कराया था, उसमें मैंने वाटर लिया था और उसमें मैंने NaCl को यूज किया था। तो उनके बीच में जो स्पेस था, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तो उस स्पेस को फिल कर दिया है किसने? NaCl ने फिल कर दिया था। NaCl ने फिल कर दिया। तो यही बोल रहा है कि जो भी आपका जो पार्टिकल्स होता है, उनके बीच में जो भी स्पेस होता है, वो पार्टिकल्स दूसरे के द्वारा फिल कर दिया जाता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, ये और अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगा जब आप इसे क्लासिफाई करोगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, ऐसी ये 9th में तो यही तीनों है सिलेबस में, लेकिन आपका ये जब आगे आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तो एक प्लाज्मा आ जाता है, एक BCS आ जाता है, BCS आ जाता है। हाँ जी पूछिए क्या? अभी देखो नोबल गैस अभी हमने पढ़ा नहीं है ना। नोबल गैस पे एक पूरा एक इंटायर टॉपिक ही है ना। जब उसे पढ़ोगे तो उसका और भी प्रॉपर्टीज और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी उसके बारे में बात नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे जो आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है। दो आप और भी पढ़ोगे जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे, तो वहां पे ऐड ऑन हो जाएगा, एक प्लाज्मा होता है, एक BCS होता है, ये दोनों ऐड हो जाता है, ये भी इनका स्टेट होता है। ओके, इन डाउट? ये BCS बॉस ऑफ कंपोजिशन कुछ ऐसे ही होता है ना। ये बॉस ऑफ कंपोजिशन सॉलिड ऐसे ही कुछ होता है। ये होता है, ये मैं भी अभी करा दूंगा, एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे दूंगा। अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। अब क्या पढ़ा कि अभी तक जी मैटर में पार्टिकल भी होता है, अब पार्टिकल मूव भी करने लग गए हैं, है ना। अब पार्टिकल मूवमेंट भी करने लग गए हैं। अब एक एक्टिविटी इससे देखते हैं। पुट एन अलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास या फिर इन योर रूम। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। देखो, इसे एक मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ इसके बारे में। आपने एक अगरबत्ती यूज किया, ओके। जब आप एक रूम के कॉर्नर पे यूज कर रहे हो, एक साइड कॉर्नर पे यूज कर रहे हो, और आपने उसमें उस समय लाइटेन नहीं किया, आपने उसमें उसे जलाया नहीं, बर्न नहीं किया, तो नहीं जलाया, तो उस समय जो उसका जो फ्रेग्रेंस रहा होगा वो कम रहा होगा, है ना। जब आप उसे नहीं जलाते हो तो उसका जो स्मेल होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। लेकिन जैसे ही आप लाइटेन कर दोगे तो इसका जो स्मेल है ये स्प्रेड करते जाएगा, और भी दूर दूर तक आपको इसका स्मेल क्या होगा, आप फील कर सकते हो, है ना। तो ये आपका जो फेनोमेना होता है, ये डिफ्यूजन का फेनोमेना होता है। डिफ्यूजन एक टर्म है, इसे भी डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है कि जो भी आपके पास मैटर्स है, इस हाँ, जिसमें आप हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन पे जाते हो, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन पे जाते हो, तो ये आपका डिफ्यूजन का फेनोमेना है। और ये भी कह सकते हो कि इंटरमिक्सिंग भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। देखो, इसमें इंटरमिक्सिंग क्या हो जाएगा, जो भी आपका जो इंसेंस स्टिक था, उसका एक फ्रेग्रेंस था, तो उसका भी कुछ पार्टिकल रहा होगा। और मैं बता दूं कि आपके पास एयर का भी पार्टिकल होता है, एयर का भी कुछ पार्टिकल होता है। तो जब ये दोनों पार्टिकल्स मिक्स कर जाएंगे आपस में, उसके बाद ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी ही फेनोमेना को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन और भी डिटेल में अच्छे से डिस्कशन करेंगे।
व्याख्या, एनी डाउट यू हैव किसी भी टॉपिक में, ये बताओ। ओके, ये समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। वानी, आपको समझ आ रहा है? ओके, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंड, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंट। देखो पहले आप क्या कर रहे थे, कम डिस्टेंस पे ही आपको स्मेल आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने लाइट कर दिया स्टिक को, तो आप जो है इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो स्मेल है, ये आप दूर बैठ के भी इसके स्मेल को फील कर सकते हो। नेक्स्ट क्या एक एक्टिविटी और है, टेक 2 ग्लास बीकर्स फिल्ड विथ वाटर, पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। एक में क्या करोगे आप, एक में आपने इंक डाल दिया, दूसरे में क्या किया, एक हनी डाल दिया, है ना, दूसरे बेकर में। Leave them undisturbed in your house or in a corner in the glass, record your observations, what do you observe immediately after adding the ink drop, what do you observe immediately after adding a honey drop, how many hours or days does it take। किसमें, हाँ, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, आप बताओ विष्णु। हाँ, ओके, ठीक है। वेरी गुड। है ना, हनी का जो होता है ये थोड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू इंक, है ना, तो इंक तो थोड़ा जल्दी से वो डिसॉल्व कर जाएगा, लेकिन हनी का जो है कुछ पार्ट ऐसे ही रिमेन रह जाएगा। ओके, ठीक है जी। इसके बाद है एक्टिविटी, ये भी इसी से रिलेटेड है, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। अभी मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का क्या फॉर्मूला बताया था, जल्दी से बताओ। KMnO4। तो मैंने अभी आपसे बताया था ना कि जो मैं केमिकल, हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट इसका फुल फॉर्म ही है और इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है KMnO4, जो फुल फॉर्म है ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट ही है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स अभी नहीं आएगा, लेकिन आप जब जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसके बाद इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले बताया था कि जो आपका जो केमिकल एलिमेंट्स है इनके बारे में थोड़ा, नहीं तो 30 तक तो मेमोराइज कर ही लेना, 1 to 30 तक ये मेमोराइज कर लेना। इसमें क्या होगा डायरेक्ट, हाँ मैं चार्ट भेज दूंगा, ये मैं चार्ट शेयर कर दूंगा। अच्छा, मैंने वो मैथ का वो शेयर कर दिया था, मिल गया आप लोगों को? ओके, वो मैं व्याख्या को भी शेयर कर दूंगा इंडिविजुअली, क्योंकि अभी ग्रुप में नहीं ऐड हो पाई है, तो जब ग्रुप में ऐड होंगी तो आपको भी मिल जाएगा व्याख्या, ठीक है। ओके, और ट्राई करना व्याख्या की कल वाले क्लास में आप ये जो आपका जो एक्सरसाइज 6.3 था मैथ का, इसे भी सॉल्व करना। ओके, और जो भी डाउट आएगा उस डाउट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, नहीं कल देखेंगे कि क्योंकि आपका पेपर कब से है, 1 जुलाई से है, तो 2 दिन हमारे पास रह गया। तो देखो एक दिन तो अब लग जाएगा मैथ का, और एक दिन आपका ये केमिस्ट्री का रह गया, बस हो जाएगा। ओके, तो देख लेंगे कल दोनों में। हाँ, कल तो एक ही क्लास होगी, क्योंकि कल 10th वालों के साथ भी क्लास है। हाँ जी, बता दूंगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसे हमें ग्लास में रखेंगे, ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब देखो जी, अब 2 ग्लास है हमारे पास, एक जो ग्लास है एक में हॉट वाटर था और दूसरे में कोल्ड वाटर था, तो हम इस दोनों में पोटेशियम परमैंगनेट ही यूज करेंगे। लेकिन जो भी आपका जो सॉल्यूशन था, इसमें एक में हॉट वाटर ही हम यूज करेंगे, एक में कोल्ड वाटर यूज करेंगे। डू नॉट स्टेट द सॉल्यूशन, आपको स्टेट नहीं करना है सॉल्यूशन को। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और आपने क्या करना है कि क्रिस्टल को सेटल होने के लिए अलाउ करना है। देखिए जैसे देखा नहीं है कि आप जैसे अगर ये आपके पास वाटर वगैरह अवेलेबल है और आप इसमें अगर सॉइल वगैरह का अगर डाल देते हो, तो इसका एक लेयर फॉर्म हो जाता है ना, बॉटम पार्ट पे इसका एक लेयर फॉर्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को यूज करेंगे, तो इनका जो लेयर है ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। What do you observe just above the solid crystals in the glass? What happens at the time passes? What does this suggest about the particles of the solid and liquid? Does the rate of mixing change the temperature? Why and how?
ओके, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी पता है, ये बताओ काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ आइडिया है? विष्णु आपका कोई आइडिया बताओ। हेलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये बता दो। हाँ क्या क्या, फिर से बोलना। ओके, व्याख्या आप क्या बता रहे थे? हेलो, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ओके वेरी गुड, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड वेरी गुड, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे ही आप अपना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। और विष्णु ने जो बताया है वो भी टर्म सही है। जैसे ही ये जो मोशन होता है, मैंने नहीं बताया था, जो आपका पार्टिकल्स होता है, तो पार्टिकल्स भी मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करते हैं तो कुछ मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है तो वहां से भी काइनेटिक एनर्जी आपका, काइनेटिक एनर्जी वहां से भी आपका जनरेट होता है ना। तो इस वाले में जो पोटेशियम पर मैग्नेट वाला है, इसमें एक जो हॉट वाटर यूज कर रहे हैं और इस जो कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं, तो ये इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। एक वाले केस में टेम्परेचर डिपेंड करेगा, दूसरे वाले में टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, बानी समझ आया? देखो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है पहले ये बता दो। एनर्जी एनर्जी होती है, वेरी गुड, मोशन मोशन होती है, ओके ठीक है। देखो एनर्जी वो होता है जैसे आपने कुछ मूवमेंट करा, ओके, मूवमेंट करा, मोशन करा, मोशन तो चैप्टर करा रखा है मैंने, तो मोशन करा तो उसके बाद मोशन करने पे कुछ एनर्जी रिलीज होता है ना। या फिर जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ते हो, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हो, कुछ भी एनर्जी पढ़ते हो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी आपका वो होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, और बताओ वानी की टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, जल्दी से बता दो, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वानी एम आई ऑडिबल? हेलो, व्याख्या आप बताओ टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? हेलो, हाँ जी बताइए। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, हाँ लेकिन आप जो इसका जो स्टैंडर्ड यूज करोगे ये केल्विन होता है, और सेल्सियस में आप इसे सेल्सियस भी, फ़ारेनहाइट और इसे केल्विन में भी कर सकते हो। ओके, इसका भी मैं कन्वर्जन कराऊंगा कि आप कैसे केल्विन से सेल्सियस में जाओगे, कैसे सेल्सियस से केल्विन में जाओगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं कराऊंगा। ओके ठीक है, देखो मैं ये करा ही देता हूँ, ये सेल्सियस वाला भी, हाँ अच्छा पहले ये करा दूं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने ये पढ़ा कि देखो ये इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे जब आप एनर्जी चैप्टर पढ़ोगे 10th में या फिर 9th में ही है, तो उसमें क्या करोगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी होता है जो कि कुछ एनर्जी पोजेज होता है बाय मूवमेंट, जब मोशन हमारा ऑब्जेक्ट जब हमारा मोशन करता है तो आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है। या फिर एक दूसरा मेथड है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा। बस अभी ये समझ लो काइनेटिक एनर्जी से, ओके ठीक है। particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। अगर ये पार्टिकल्स जो है, हमारे पास एक मैटर था और मैटर्स में पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल थे, और पार्टिकल्स अवेलेबल थे, तो अगर ये पार्टिकल मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया पार्टिकल ने, तो जो मूवमेंट की वजह से यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव्स फास्टर, जैसे ही आपका टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो पार्टिकल्स जो है उसका जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट भी इंक्रीज कर जाएगा। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। वानी ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स का वो भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इंक्रीज आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है ये भी फास्ट हो जाता है। पार्टिकल के मूवमेंट पे फास्ट होने से आपका जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में जो मोशन होता है वो भी बहुत ही जल्दी से तेजी से होने लगता है। ओके
In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, अगर दो या दो से ज्यादा मैटर यूज कर रहे हो तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं. दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. इससे क्या होता है कि जो इनके बीच में स्पेस जो पार्टिकल्स होता है मैटर्स के बीच में वो फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. और ये खुद ब खुद ये अगर ऐसा हो रहा है, इंटरमिक्सिंग का फेनोमेना अगर हो रहा है दो टाइप्स के मैटर के बीच में, तो ये जो आपका जो फेनोमेना होता है ये डिफ्यूजन का फेनोमेना होता है. ये लिख लो, डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर. जैसे ही आप हीट करोगे आपका जो डिफ्यूजन है ये फास्टर हो जाएगा. समझ आया? ओके. अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अभी हमने मैटर्स में पार्टिकल्स होता है ये पढ़ा, मैटर्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ये पढ़ लिया. अब जो एक जो टॉपिक है ये है पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसमें एक होता है एक एडहेसिव होता है, जिसमें एक एडहेसिव होता है और एक और भी होता है, दो टाइप का होता है. ठीक है, दो टाइप का ये होता है. तो इनके पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में ये अट्रैक्शन होता है. तो एक देखो, अगर रिपल्सन होता, अगर ये रिपल्सन होता तो रिपल्सन होता तो दो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, अबे हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो विच मीन्स कि ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं एक जगह कंबाइंड रहेंगे. जो पार्टिकल्स जो है आपस में एक जगह कंबाइंड रहेंगे. ओके. टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए, हाँ अभी वही करूंगा, ये जो एग्जांपल मैं करा रहा हूँ. हाँ एक मिनट. वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप मैटर यूज कर रहे हो. आइदर यू आर यूजिंग वुड, उसके बाद आप नेल, आयरन नेल यूज कर रहे हो, या फिर आप चॉक यूज कर रहे हो, या फिर आप रबर बैंड यूज कर रहे हो. ओके. देखो इसे भी मैं समझा देता हूँ. पहले ये एक्टिविटी समझ लो. टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. In which do the above three substances do you think the particles are held together with greater force? आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्टिकल ऐसा होगा, किस मैटर का पार्टिकल ऐसा होगा जिनके बीच में जो उनका फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा. देखो, हाँ जी, अब एक मिनट मैं करा ही देता हूँ. ये आपका आयरन नेल है. ओके, ये आयरन नेल है और ये आपका रबर. एक मिनट, हाँ वही वाला. एक मिनट, हम खत्म हो जाते. एक मिनट, जस्ट एक मिनट हमें टाइम दो, मैं समझा देता हूँ. ये आपका आयरन नेल हो गया, ये आपका रबर हो गया और ये चॉक हो गया. ओके, ठीक है. अब आपने वानी ये बताया कि जो आपका आयरन होता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. ऐसा क्यों हुआ ये बताओ. साइज की फिक्स अमाउंट है. क्यों नेल का भी तो अपना एक अलग साइज होता है ना. किसी नेल का साइज होता है 1.5 इंच, किसी नेल का साइज होता है 2 इंच, 2.5 इंच, ये इंक्रीज करता है. आप बताओ विष्णु. हाँ आप बताओ, ये जो आयरन है, रबर है और ये आपके पास क्या है, चॉक है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका सबसे ग्रेटर होगा. आयरन का. क्यों होगा ये बता दो. क्या वेरी गुड. देखो मैंने अभी बताया था कि जो मैटर होता है आपका, इनके बीच में जो पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, हाँ वो बहुत ही क्लोज्ड होते हैं. ओके, तो जो भी आपका सबसे ज्यादा क्लोज्ड है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा है इसमें. और ये समझ लो जो सॉलिड होता है इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है ये बहुत कम होता है और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है ये बहुत ज्यादा होता है.
ओके और ये दोनों जो है मैं कहूंगा वाइस ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस अगर ज्यादा है तो आपका यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो है ये कम हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या सॉलिड में आपका जो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है ये बहुत ग्रेटर होता है और जो इनके बीच में जो स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये स्पेस बहुत कम होता है, बहुत ही नील होता है, बहुत ही नील होता है, बहुत ही कम होता है। हाँ हम आयरन से कर रहे हैं और साथ में मैं बता रहा हूँ एक आपके पास लिक्विड हो जाएगा जिसमें क्या होता है आपके पास जो यहाँ पे जो इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस जो है ये एज कंपेयर टू आयरन और सॉलिड ये थोड़ा ग्रेटर होता है और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है ये एज कंपेयर टू सॉलिड ये थोड़ा कम होता है ना। ऐसे ही आप गैस में जाओगे तो गैसियस में क्या होता है, वहां पे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है ये बहुत ही ज्यादा होता है और जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है ये बहुत कम होता है। ओके तो यहाँ पे जो आयरन नेल है इनके बीच में मैंने क्या किया, जो मैंने एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, आयरन नेल पे भी वही फोर्स अप्लाई किया, उतना ही अमाउंट में फोर्स अप्लाई किया, रबर में भी वही अप्लाई किया और चौक में भी वही अप्लाई किया। देखो जो चौक कॉम्बिनेशन होता है आपका CaCO3 इसका कॉम्बिनेशन होता है, चौक जो कॉम्बिनेशन होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, आगे जाके आप पढ़ोगे कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें ये कैल्शियम Ca हो गया, कार्बन C हो गया और ऑक्सीजन आपका O हो गया। जब आप इनका कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो यहां से आपका चौक फॉर्म होता है। लेकिन देखो अगर चौक आपका क्या होता है दिखने में तो ये सॉलिड ऐसा लगता है कि ये मतलब हाँ एक चौक है, लेकिन जैसे ही आप इसे क्रश करोगे तो आपका ये क्रश भी हो जाएगा चौक ये बहुत आसानी से ये क्रश हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चौक एक मिनट जो चौक हो गया, चौक का जो क्या कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू आयरन नेल्स, कम होता है। इसीलिए इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में इतने अच्छे से बॉन्डिंग नहीं होता है, जिससे क्या होता है ये आसानी से क्रश होने पे ये पाउडर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो देखो सॉलिड है इसका ये मतलब नहीं है कि बस आयरन ही सॉलिड होगा, सॉलिड का और भी बहुत एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इससे नीचे करोगे तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम होता जाएगा। आयरन में बहुत ज्यादा है, अब आप वुड यूज कर रहे हो तो वुड में थोड़ा सा कम होगा, चौक यूज करोगे इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है ये कम होगा एज कंपेयर टू वुड और सॉलिड, एज कंपेयर टू वुड और आयरन। ओके अब देखो मैं कुछ इसका एक एग्जांपल से एक समझा देता हूं। देखो एक तो ये हमारा सॉलिड के लिए है, ये लिक्विड के लिए है और ये गैसियस के लिए है। ओके अब आप जानते हो ये मैटर है तो इनके बीच में कुछ पार्टिकल्स होगा। ओके ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं है ना, तो ये क्या है, ये पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ऐसे ही आपका लिक्विड फॉर्म है तो इसमें कुछ ऐसा हो गया। तो देखो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉलिड फॉर्म में था ये ग्रेटर है सॉलिड में, और जो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है लिक्विड में, यहाँ पे ये कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड में कम है, ये थोड़ा कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। और यहाँ पे जो गैसियस होता है इसमें जो होता है आपका, इस वाले में आपका जो पार्टिकल्स का अमाउंट है ये बहुत कम होता है। मतलब कि जो इसमें किसके पार्टिकल्स गैस के नहीं करते, इसीलिए वो कंप्रेसिबल होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि कंप्रेसिबल क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। नहीं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ठीक है अब देखो, अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो इंटर स्पेस है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है गैस के लिए लार्जर होगा तो मैं एरो अपवर्ड जाऊंगा, और लोअर होगा तो मैं एरो डाउनवर्ड जाऊंगा। और इस वाले में गैसियस केस में जो आपका फोर्स होगा ये कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये कम होगा। ऐसे ये लिक्विड केस में क्या होगा, लिक्विड केस में यहाँ पे जो इंटर स्पेस है मॉलिक्यूलर स्पेस
ये थोड़ा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू सॉलिड, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ये थोड़ा वीकन होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। और यहाँ पे क्या होगा, इंटर स्टेट जो है, इंटरमोलिकुलर स्टेट जो है सॉलिड में, ये आपका बहुत ग्रेटर होता है, बहुत ज्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ये कम होता है। इसलिए मैंने एक आपके साथ अभी डिस्कशन किया था कि इंट्रा मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स के। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस के। ओके, समझ आया? अब अच्छे से समझ में आया? हाँ हाँ, तो ग्रेटर ही तो है। सो सॉरी, सॉरी फॉर दैट। जो आपका यहाँ पे स्पेस है ये आपका कम हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, और जो फोर्स है आपका इंक्रीज करेगा। ओके, समझ आया? लिक्विड नहीं, दोनों में चेंज होगा, दोनों में चेंज होगा, थोड़ा नहीं। अब देखो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 2-4 ही